नमस्कार दोस्तों, आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है जनसंख्या का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 6 को। इसमें कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया से हम लोगों को जो है पढ़ना था। तो चलिए आज हम लोग जो है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो डेटाज आपके पुराने हैं, तो आप कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे। इस वजह से मैं आपको इन सारे डेटा के बारे में नहीं बताऊंगा जो पुराने डेटा हैं, ठीक है। तो जो नए डेटा हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने वाला हूं आज। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो आज जो है सबसे पहले मैं बात करूंगा जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, अर्थात जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, ठीक है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, आपसी संयोजन के प्रभाव पे होता है। मतलब कि जो परिवर्तन होता है वो तीन प्रक्रिया में, या तो कोई आदमी जन्म लेता है तो मतलब वो काउंट होता है कि जनसंख्या इसकी, मतलब यहाँ पे जनसंख्या बढ़ गई। कोई आदमी मर जाता है तो एक मतलब कि एक आदमी की जनसंख्या घट गई। या कोई एवं कोई प्रवास कर जाता है, मतलब एक ये अपना उसका मूल निवासी था पर यहाँ से प्रवास करके कहीं, मतलब कि उत्तर प्रदेश का था पर वो महाराष्ट्र में चला गया, लखनऊ में रहता था पर मुंबई में चला गया, तो जो है वो फिर वहां पे जनसंख्या वो मुंबई का निवासी हो गया और वो जब जनगणना होगी तो वो मुंबई से काउंट होगा। तो जो है वो प्रवास, तो इस तरीके से जो है जनसंख्या का मतलब वृद्धि में जनसंख्या परिवर्तन होती है, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखते हैं हम लोग। जनसंख्या जो वृद्धि है, देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल, जैसे कि 10 वर्षों के भीतर में किसी देश राज्य निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस परिवर्तन को दो प्रकार में व्यक्त किया जा सकता है। पहला परिवर्तन सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा जो है प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन द्वारा, ठीक है। तो एक सापेक्ष जनसंख्या परिवर्तन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक पहला होता है सापेक्ष वृद्धि और दूसरा होता है जो है दूसरा होता है प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन। सापेक्ष और प्रतिवर्ष जो परिवर्तन होते हैं प्रतिशत वाला। प्रत्येक वर्ष या एक दशक की बड़ी संख्या कुल संख्या के वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या 1991 की जनसंख्या के बाद 2001 जनसंख्या में घटा, इससे प्राप्त किया जाता है कि निरपेक्ष वृद्धि हो जाता है, ठीक है। जनसंख्या की वृद्धि का हर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है, मतलब जनसंख्या की जो वृद्धि है उसका हर एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो है, इसका अध्ययन हम जो है प्रतिवर्ष जनसंख्या में किया जा सकता है। जैसे कि प्रतिवर्ष 2% की वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी व्यक्ति की मूल जनसंख्या का प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। मतलब कि जो प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि मतलब कोई 100 व्यक्ति हैं उनमें से 2 व्यक्ति की वृद्धि हो, 2% का वृद्धि हो गया वहां पे, ठीक है। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। वार्षिक वृद्धि दर किसे कहा जाता है? तो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर इसे ही कहा जाता है। इसको आप नोट कर लो, नोट्स में इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे देखता हूं। भारत की आबादी 1991 में जो है 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई। मतलब कि जो है भारत की आबादी 1991 में जो 3,610 लाख से बढ़कर 2001 में 10,280 लाख हो गई, ठीक है। ये एक सारणी है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो है, तो जनसंख्या मतलब कि 300 जनसंख्या अकॉर्डिंग देख सकते हैं ऊपर, जैसे मैंने बताया अभी आपको, तो ऊपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसी हिसाब से है। आप इसको आराम से देख लीजिए और जो है नोट्स में भी नोट कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब देखते हैं हम लोग जो है 1991 में
1981 तक की जनसंख्या वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। 1991 में 3,610 लाख से 1981 में जो है 6,380 लाख हो गई, ठीक है। किंतु 1981 में वृद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1,820 लाख वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी, ठीक है। इतनी बड़ी जो वार्षिक वृद्धि हुई वो जो है इससे पहले आज तक कभी हुई नहीं थी, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग, ये मैप हम देख सकते हैं, ये डायग्रामिक है लाख में 1991 से लेकर 2001 तक, वही ऊपर वाला जो डायग्राम था उसी के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं जो है इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम जो है वार्षिक दर लगाया जाता है तो इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से अधिक वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक वृद्धि होती है। भारत में वर्तमान जनसंख्या, ये तो गलत डेटा है, वर्तमान की नहीं बात कर सकते हम यहाँ पे। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं अब जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं। जन्म दर, जो भी पूर्व में बताया, जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच में का अंतर जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। मतलब कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर जो है जन्म दर और मृत्यु दर है, ठीक है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। मतलब कि 1 वर्ष में जो है प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको जन्म दर कहा जाता है ना। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है। मतलब जो ये रहेगा वो वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, ठीक है ना। अब देखते हैं जो है यह वृद्धि एक प्रमुख घटक, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। सॉरी, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मतलब 1000 प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की जो संख्या होती है उसको मृत्यु दर कहा जाता है ना। मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट भारत की जनसंख्या में मृत्यु दर का मुख्य कारण है। 1980 तक जो है जन्म दर का मृत्यु दर से लगातार गिरावट के कारण तथा जन्म दर मृत्यु दर से काफी बड़ा अंतर आ गया है। इसके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है, मतलब इस प्रकार के चलन जो है इसका क्या कारण हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक प्रवास है। मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है इसका तीसरा घटक क्या है, तो इसका तीसरा घटक जो है प्रवास है। लोगों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने को प्रवास कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ना, यह प्रवास आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। यानी कि आंतरिक मतलब देश के अंदर, बाह्य मतलब अंतरराष्ट्रीय देश के बाहर। यहाँ पे देखिए दिया गया है आंतरिक देश के भीतर, अंतरराष्ट्रीय देशों के बीच में, 2 देशों के बीच में हो सकता है। अब चलिए देखते हैं हम लोग जो है आंतरिक प्रवास। जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या का वितरण प्रभावित कर देता है। मतलब कि वही जब मुंबई की जनगणना होगी, मतलब उस स्थान के जो है जनगणना, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय प्रवास होता है तो उस देश की जनगणना में उसका नाम कट जाता है, उस देश की जनगणना में वो व्यक्ति कम हो जाता है। मतलब उसकी, जैसे कि अभी एक मान लो
एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि एक गांव की जनगणना अगर हो रही हो तो वहां पे उस गांव में मान लो कि जो है एग्जाम्पल में मान लो 1000 लोग रहते हैं उस गांव में। अगर एक व्यक्ति वो प्रवास कर जाता है कहीं दूसरी जगह दूसरे गांव में तो क्या होगा, उस गांव में 1000 लोग थे, अब एक व्यक्ति चला गया, उस गांव में 999 लोग बचे ना। तो सेम वही चीज यहां पे भी लागू होता है, परिवर्तन प्रवास भूमिका होती है। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारण प्रभावी होता है, मतलब कि जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास क्यों करते हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए और जाते हैं, क्यों जाते हैं? गांव में इतना जो है, आप लोगों को एक चीज कहें, हम आज आप लोग जो है गांव से शहर में जाने के लिए जो है, गांव से शहर में लोग क्यों जाते हैं, इसके बारे में आज कमेंट में आप लोग बताइए कि गांव से शहर में लोग क्यों जाते हैं ज्यादा। ठीक है, आज आप लोग बताना। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के प्रतिकूल अवस्थाएं अगर तथा नगर कर्षण का प्रभाव जो है जीवन में स्तर बढ़ाता है। अब देखते हैं हम लोग प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या आकार को प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र, लिंग, दृष्टिकोण, नगरीय एवं ग्रामीण संरचना को परिवर्तित करता है। ये आप जो है महत्वपूर्ण है, इसको नोट्स में नोट कर लीजिए। प्रवास जो है जनसंख्या को किस तरह से प्रभावित करता है, तो इसके लिए भारत में ग्रामीण प्रवास का कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1981 में कुल जनसंख्या 1951 में कुल जनसंख्या जो थी वो 17.29 थी जो है प्रतिशती। देखिए ये पुराने डेटा है, इस पर हम ध्यान नहीं देने वाले हैं भैया, नहीं तो वही कंफ्यूजन आप लोगों की हो जाएगी। अब बस आता है हमारा आयु संरचना। तो इसके बारे में आयु संरचना जो हमारा आता है, तो आयु संरचना के बारे में चलिए अब हम लोग देखते हैं। आयु संरचना किसी देश की जनसंख्या की आयु संरचना कहा वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। मतलब किसी देश की जनसंख्या जो है आयु संरचना वहां के विभिन्न आयु समूहों के संख्या को बताता है। मतलब किस गांव में कितने युवा हैं, कितने वयस्क हैं, कितने बच्चे हैं, तो आयु संरचना बताता है। ठीक है, यह जनसंख्या मूल विशेषताओं का एक व्यक्ति की आयु संरचना, इच्छा, खरीदारी का काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत क्षेत्रों में आबादी और सामाजिक एवं आर्थिक ढांचों का निर्धारण करता है। आयु संरचना किसी राष्ट्र की आबादी सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, सम बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती। 15 वर्ष तक के बच्चों को ये कुछ काम करने के लिए तब जो है उत्पादनशील नहीं हो सकते ना, इनको खुद ये कुछ किसी और पर निर्भर खुद रहते हैं। अब आती है जो है 15 से 59 वर्ष के लोग जो वयस्क कहलाते हैं। ये जो है आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या की कार्यशील वर्ग हैं जो है, तो ये जनसंख्या के कार्यशील वर्ग हैं और ये जो है आर्थिक रूप से भी काम करके, मतलब ये खुद पे निर्भर हो सकते हैं। 15 वर्ष से 59 वर्ष के लोग। अब बचा वृद्ध 59 वर्ष, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। मतलब भर्ती प्रक्रिया जो होती है उसमें इनकी नियुक्ति नहीं होती है, क्योंकि देखते नहीं 50-60 साल के लोगों को कहीं भर्ती नहीं ली जाती, तो इसी वजह से भर्ती प्रक्रिया में इनकी जो है नियुक्ति नहीं होती है। अब देखते हैं ये, चलिए इस पे नजर ही नहीं डालेंगे हम। बच्चों तथा वृद्धों
का जो है प्रतिशत जनसंख्या की आश्रित अनुपात करता है, अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। भारत की जनसंख्या इन समूहों के अनुपात को 6 इन समूहों के अनुपात को दर्शाया गया है 6.6 के चित्र में। अब चलिए देखते हैं क्रियाकलाप एक है हमारे लिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। आप अपने क्षेत्र में कितने बच्चों को जानते हैं जो घरेलू सहायक और श्रमिकों का कार्य करते हैं? आपके क्षेत्र में कितने वयस्क रोजगार हैं? आप उनके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं? तो ये हो गया हमारा क्रियाकलाप, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आता है लिंगानुपात, मतलब लिंग अनुपात जो है अब हमारा आता है। तो अब लिंग अनुपात के बारे में हम कल जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे लिंग अनुपात के बारे में, और मैं लिंग अनुपात के बारे में आपको बताऊंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।